मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट सेशन में हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हार्ट से मुतालिक डिटेल से पढ़ रहे थे। हम ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आता भी है और हार्ट से बाहर की तरफ पूरे जिस्म की तरफ ही जाता है। एक तरफ से लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा और दूसरी तरफ से पूरी बॉडी में। और लंग्स के लिए आपने पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी जो है पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वो ब्लड को लेकर जाती है कहाँ? पल्मों से हमें रास्ता मिल रहा है लंग्स की तरफ। तो दूसरी तरफ एओर्टा से ब्लड जो है वो शुरू होता है, यानी हार्ट से ब्लड एओर्टा में जाएगा और फिर एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा। अब होता यह है कि हार्ट आपका वक्फे वक्फे से कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, डायलेट भी करता है, सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। जब ये सिकुड़ता है तो बाहर की तरफ या तो ब्लड दे रहा होता है या ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर्स की तरफ ब्लड दे रहा होता है। हमने दो वॉल्व्स पढ़े थे, मेन वॉल्व्स। उनमें से एक का नाम रखा था ट्राइकप्सिड और दूसरे का नाम रखा था बाइकप्सिड। वॉल्व्स के बंद होने पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जब ट्राइकप्सिड बंद होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है मेडिकल साइंस उसे लूप का नाम देती है। और जब बाइकप्सिड ये बंद होता है तो उस वक्त मेडिकल साइंस कहती है कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है और जिसे लूप लुप डुप लुप डुप। एक लुप डुप कंप्लीट होने को एक साइकिल, हार्ट का एक साइकिल कह लें, एक बीट कह लें, एक धड़कन कह लें। तो मेडिकल साइंस दिल की जो आवाज बताती है, अगर इस स्टेथोस्कोप से सुने तो ये दो साउंड तो हमें सुनने को मिलते हैं, दो साउंड और भी हैं जो आम स्टेथोस्कोप से हमें सुनने को नहीं मिलते, लिहाजा हमारा वास्ता इन्हीं से ज्यादा पड़ता है और इसी से रास्ता निकलता है। तो लुप डुप मेडिकल साइंस। लेकिन जर्नली जो इस लुप डुप को नाम दिया जाता है वो दिया जाता है दिल धक धक कर रहा है। ये लेमन लैंग्वेज है, आम जो लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि दिल धक धक कर रहा है। लुप डुप हो गया, धक धक हो गया, या धड़कन, पैल्पिटेशन, धड़कन का नाम दिया जाता है। जो स्पिरिचुअलिज्म के कायल हैं वो कहते हैं कि दिल रब रब करता है। मेडिकल साइंस अपनी लैंग्वेज में इसे प्रूव करती है और स्पिरिचुअलिज्म वाले जब रब रब की बात करें तो वो अपने मेथड से जो है इस बात को प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मेडिकल लैंग्वेज की बात करनी है कि दिल हमारा लुप डुप करता है और लुप डुप करने के दौरान ही उसका साउंड प्रोड्यूस होता है। वो ही साउंड हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। अब यहाँ एक चीज आप नोट करें कि ये लुप डुप जो है ये एक म्यूजिक है। आप म्यूजिक साउंड सुन रहे हैं, ये एक म्यूजिक है। और म्यूजिक भी किसका? नेचर का। नेचर ने आपकी बॉडी के अंदर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है जिसका साउंड भी म्यूजिकल ड्रम जैसा है, लुप डुप लुप डुप लुप डुप। और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी फर्क आ जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को कुछ अरसे के बाद ऑपरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये जो ड्रम था, जो नेचर ने इसे ड्रम दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं से बस्ट है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे के दिल में सुराख है। ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है करते, और वो क्या है? साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम क्या करता है? आपकी आवाज की पिच को बदल कर खूबसूरत बनाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब एओर्टा के जरिए आर्टरीज में ब्लड की सप्लाई जा रही है, तो अब जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल है उसके अंदर से चूंकि लिक्विड गुजर रहा है जिसका पर्टिकुलर नाम आपने रखा हुआ है ब्लड, तो वो लिक्विड एक प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है।
आर्टरीज के अंदर फ्लो करने वाले लिक्विड की वजह से एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उसी प्रेशर का नाम आपने रखा हुआ है ब्लड प्रेशर। तो ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है। ये जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, ये कॉमनली इसकी एक वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो है वो दी गई है, और वो है 120/80। एक एवरेज वैल्यू है ये कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है कुदरती हालत में, नॉर्मल हालत में, यंगस्टर में 120/80 होता है। अब ये 120 क्या है और 80 क्या है? देखिए, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर आगे की तरफ मैक्सिमम बिल्डअप हो रहा है, और ये जो मैक्सिमम ब्लड होता है यही 120 है, और मेडिकल जुबान में इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का एवरेज हमने क्या लिया? 120। इसी तरीके से हार्ट जब रेस्टिंग फेज की तरफ जा रहा होता है, यानी जब डायलेट होता है ना, तो वो उसका रेस्टिंग फेज है। तो जब वो रेस्टिंग फेज की तरफ जा रहा होता है, डायलेट हो रहा होता है, तो उस वक्त ऊपर जो प्रेशर डेवलप होता है, या आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं निचला ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जो 120/80 की फिगर दी गई थी, इसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो आप जो मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए या स्फेग्नोमेनोमीटर के जरिए या ब्लड प्रेशर के ऑपरेटर्स के जरिए, आपने कफ लगाया हुआ है, कफ लगाने के बाद आपने स्टेथोस्कोप रखी है, स्टेथोस्कोप के बाद जो पहली दफा साउंड प्रोड्यूस होता है उससे ऊपर साउंड नहीं होगा। जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है वो रीडिंग हमारी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की होती है। फिर वो चलता रहता है यहाँ तक कि एक पीरियड आता है या वो साउंड जो है वो बंद हो जाता है। जिस पॉइंट पर वो बंद होता है उसको नाम देते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस तरह से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है? सिंपल वे में तो जाहिर है आप इंस्ट्रूमेंट से देखे बगैर फैसला नहीं लेंगे। एज ए डॉक्टर आपको इंस्ट्रूमेंट से ही देखना है, लेकिन कॉमनली इसकी साइन एंड सिम्टम्स बनती हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होती हैं? देखिए, मोस्टली ये होता है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को सर में दर्द होता है। दूसरी सिम्टम, उसे वर्टिगो यानी चक्कर आते हैं। हेडेज के साथ साथ उसे वर्टिगो या चक्कर आ सकते हैं। रश ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हेड है। चूंकि ब्लड सारे का सारा ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, तो अमूमन आपको जो फेस नजर आएगा वो रेड नजर आएगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी आईज भी रेड हो जाएं, आंखें भी सुर्ख हो सकती हैं। दूसरी बात, वो एग्रेसिव मोड पर चला जाता है। पेशेंट जो है, एग्रेसिवनेस जो है वो आ जाती है, सख्ती, गुस्सा, एंकर हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है। कहा जाता है ना कि इसका ब्लड प्रेशर, इसको गुस्सा बहुत आ रहा है, शायद इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अमूमन एक साइन एंड सिम्टम ये बनती है कि उसमें गुस्सा आ जाता है। पेशेंट जो है वो गुस्सा कर रहा होता है। इसके साथ ही साथ पेशेंट में एक अजीब तरह की डलनेस आती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, एक डलनेस आती है। और बाद लोगों में पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है, उनमें पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। ये हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स थी, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में भी सिम्टम्स एक हद तक मिलती जुलती होती हैं। मिसाल के तौर पर डलनेस की बात आई। डलनेस जो है वो लो ब्लड प्रेशर में नहीं आती है। पेशेंट बिल्कुल डल हो जाता है, वीकनेस फील करता है, लिथार्जी फील करता है, उसे
बाज़ औक़ात सांस लेने में भी मुश्किल होती है, ये दोनों में है। यानी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जो है हाई में भी होती है और लो में भी होती है। तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी बाज़ औक़ात जो है वो आ जाती है। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन साइन एंड सिम्पटम्स हैं। और उसके साथ ही साथ जो है लो ब्लड प्रेशर में भी वर्टिगो बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। लो ब्लड प्रेशर मजीद क्लासिफाई हो जाता है, अमूमन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, सांस लेना बहुत ही ज़्यादा उसे मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पे ऐसी जगह जहाँ क्राउडी एरिया होगा या एटमॉस्फेयर क्लोज्ड होगा, जैसे कि यहाँ पर है, चाहे एसी चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जहाँ ज़्यादा लोग मौजूद हों वहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो लो ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि बस वक्त आ गया है, ख़ासतौर पे उस जगह जहाँ ऑक्सीजन कम हो, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो, लो लेवल पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लो लेवल से मतलब यह है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउड है ना, तो सारे ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उस पेशेंट को जो लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एब्जॉर्प्शन उसकी ख़राब हो चुकी होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन पुअर हो चुकी होती है। तो चूंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन उसकी पुअर होती है तो आपके मुकाबले में वो ज़्यादा तंग होता है, एक नॉर्मल के मुकाबले में वो ज़्यादा तंग होता है। वजह सिर्फ क्या है कि वो ऑक्सीजन को प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी उस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे, इसलिए वो ज़्यादा बेचैन होता है। इसीलिए आर्टिफिशियली उसको जो है ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, सपोर्ट दे दी जाती है। लेकिन आपके यहाँ जो है ऑक्सीजन की सपोर्ट किससे दी जाती है? एक दवा बताई हुई है आप देखिए, वो जिनमें ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन पुअर होती है उनमें कार्बोवेज बहुत बड़ी दवा है। आप जुबान पे टपका दें, इवन सुंघा दें, मुंह के नज़दीक कर दें, जिस तरह भी उसको कार्बोवेज दे दें। और डॉक्टर मुबशिर ने आपको एक बताया था, स्प्रे कर दें, क्या होगा कि फौरी तौर पर उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे उसके फेस पे कलर आना शुरू हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर के वक्त वो ब्लैक था, जैसे ही आपने उसे कार्बोवेज दी उसमें एक नॉर्मल कलर आना शुरू हो जाएगा। रेडनेस नहीं कह रहा मैं, लेकिन ब्राइटनेस ज़रूर आती है, उसके फेस पे ब्राइटनेस आ जाएगी, आपको लगेगा कि पेशेंट जो है वो वापस आना शुरू हो गया है। और जब पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो उसके फेस पर भी आपको स्माइलिंग फेस फील होगा, तो ये कार्बोवेज है। तो लो ब्लड प्रेशर में जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उस वक्त हमारे पास कार्बोवेज के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कार्बोवेज सारी पोटेंसी में काम करती है। लो ब्लड प्रेशर में एक और बड़ी दवा है, क्योंकि दवाओं का जिक्र आ गया तो लो ब्लड प्रेशर की दवा यही बता देते हैं। आपके यहाँ एक दवा है कैम्फर के नाम से या कैम्फोरा के नाम से। कैम्फोरा मदर टिंचर लो ब्लड प्रेशर की पीक की मेडिसिन है, बहुत बड़ी दवा है। उसके चंद ड्रॉप्स आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, शुगर के ऊपर डालें, और पेशेंट अगर डायबिटिक नहीं है तो उसके मुंह में डाल दें। अगर डायबिटिक है तो शुगर की क्वांटिटी मिनिमाइज कर दें, क्योंकि उस वक्त उससे ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ हमने उसका शुगर लेवल भी बढ़ाना है। अमूमन ऐसे लोगों का शुगर लेवल जो है वो डाउन हुआ होता है। अगर पेशेंट के मुंह में डालना उस वक्त बहुत मुश्किल है, वो अनकॉन्शियस है, तो फिर आपके पास कैम्फर का भी यही तरीका है कि उसे नोज़ के नज़दीक ले जाएं, सुंघाएं, कॉटन पे लगाइए और कॉटन को नोज़ के करीब ले जाइए, तो वो ब्रीथिंग के ज़रिए इसे एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करते ही उसके अंदर जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं की भी बात कर लेते हैं, लेकिन हाई